हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिनॉमियल्स, है ना। हमने देखा था कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, सीरीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, समझा दिया था। प्रीवियस वीडियो पे जाओगे आप, आपको सारा समझ में आ जाएगा, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और ये पॉलिनॉमियल थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बता देती हूँ। पॉलिनॉमियल वो होते हैं जिसमें एक्स की घटती घातें होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक्स की फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, पावर सीरीज़ में बढ़ती हुई घातें होती हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, और ये कोफिशिएंट्स जो है कांस्टेंट होते हैं, और उसमें पॉलिनॉमियल में कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हमारा चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण तथा श्रेणी हल विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो शुरू मतलब ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये लिंक है एक दूसरे से, एक तरीके से सब टॉपिक्स चल रहे हैं। सब टॉपिक्स मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स and series solution method, very important, series solution method। ठीक है, यानी कि चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण तथा श्रेणी हल विधि। ठीक है, ध्यान से सुनो अब मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, कल मैंने जब पॉलिनॉमियल बताए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सॉरी पॉलिनॉमियल नहीं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, वो मैंने क्या बताई थी, ये रही आपको दिखाई थी ना कि ये nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें p0 p1 pn कोफिशिएंट्स होते हैं, gx कोफिशिएंट होते हैं। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये नॉन वेरिएबल भी हो सकते हैं, यानी कि ये चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं। चर हो सकते हैं मतलब x के फलन हो सकते हैं, है ना। अचर हो सकता है मतलब कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि p0 p1 pn की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है या x की फंक्शन हो सकती है। मैंने क्या हेडिंग डाली है, मैंने डाली है चर गुणांकों के लिए, वेरिएबल मतलब जो चेंज होंगे। समझ में आ रही है, मैंने नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट्स नहीं डाले, मैंने वेरिएबल डाले, यानी कि चर गुणांक वाले। यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे p0 p1 pn gx, ये सारे चर गुणांकों वाले होंगे, यानी कि चेंज होने वाले होंगे, वेरिएबल होंगे। समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि nth ऑर्डर की है। ठीक है, तो मैं एक nth ऑर्डर की नहीं लेकर चल रही, पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के चल रही हूँ, और एक वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। ठीक है, तो हम क्या लेकर के चल रहे हैं, कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल ये सेकेंड ऑर्डर की है। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस p2x y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ मैंने p0 p1 p2 इनके ब्रैकेट में x लिखा है। इसका मतलब क्या है कि p0 p1 p2 ये सभी वेरिएबल कोफिशिएंट है। वेरिएबल कोफिशिएंट है मतलब x के फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होते तो सिंपली p0 p1 p2 लिख सकते थे अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में x लिखने का क्या मतलब है कि ये x के फंक्शन है, यानी कि ये वेरी करेंगे, वेरिएबल है, चेंजेबल है, चेंज होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रही है ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, यानी कि जिसमें गुणांक जो है वो चर है, चेंज होने वाले हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। इस वाली इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी कि साधारण बिंदु के आसपास या निकट हल। ऑर्डिनरी पॉइंट से मतलब है साधारण बिंदु। अब साधारण बिंदु क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन 1 जो मैंने लिखी है इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी कि साधारण बिंदु।
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसमें दो कंडीशन है। साधारण बिंदु के आसपास हल में आपके लिए दो कंडीशन है। पहली क्या है? पहली ये है कि जब ये जो कोफिशिएंट्स है P0x, P1x, P2x बहुपद है मतलब पॉलिनोमियल है, तो x बराबर a साधारण बिंदु कहलाएगा। यदि कब कहलाएगा उसकी कंडीशन अलग है। और दूसरी हम पढ़ेंगे जब P0x, P1x, P2x जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो केसेस होंगे। एक बार तो हम ऑर्डिनरी पॉइंट को तब डिफाइन करेंगे जब ये पॉलिनोमियल होंगे यानी कि बहुपद होंगे, और दूसरा तब डिफाइन करेंगे जब ये कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल नहीं होंगे यानी कि बहुपद नहीं होंगे। अब पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? इफ़ P0x, P1x and P2x in equation 1 are polynomial मतलब बहुपद। ठीक है, are polynomial, then x is equals to a will be an ordinary point if P0a is not equals to 0। ठीक है, कंडीशन सुनो आप ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला केस तो ये है कि जब ये कोफिशिएंट, ये चर तो हैं, चर मतलब वेरिएबल तो ये हमेशा ही है, लेकिन ये जब पॉलिनोमियल हैं तो कोई भी बिंदु x बराबर a एक साधारण बिंदु कहलाएगा यदि P0a की वैल्यू 0 ना हो। अर्थात ये जो P0x होगा आपका, कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी फंक्शन होगा, उसमें जब a रखने पर अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तो वो बिंदु साधारण बिंदु कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो आप पहले। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ले लो। सपोज करो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ये P0x की वैल्यू जो है वो x² - 2 है। कितनी है? x² - 2 है। कितनी है? P0x की वैल्यू क्या है? x² - 2। ठीक है, तो कोई भी बिंदु, वो बिंदु साधारण बिंदु कहलाएगा। इसके लिए कोई ऐसा बिंदु छांटो जिसके लिए P0x की वैल्यू 0 ना हो। x बराबर 1, अगर मैं x बराबर 1 रखूँगी तो क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी? क्या नहीं आएगी। तो इसके लिए x बराबर 1 एक साधारण बिंदु है। समझ में आ गई? तो x इक्वल्स टू a, कोई भी पॉइंट x इक्वल्स टू a ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा अगर P0a की वैल्यू 0 नहीं आती। 0 आ जाती है तो क्या कहलाएगा वो भी बताऊंगी, लेकिन जब 0 नहीं होगी तो वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब है? जब ये पॉलिनोमियल होंगी। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके। नंबर 2, एग्जाम्पल समेत सब कुछ बताऊंगी, टेंशन मत लो आप, लेकिन अभी आप डेफिनेशन समझते जाओ। P0a का मतलब यही है कि आपने x बराबर a रखा है। केवल बात किसकी हो रही है? P0 की। P1 P2 से मतलब नहीं है हमको। तो ऑर्डिनरी पॉइंट डिसाइड कौन करेगा? ये वाला कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। B, इफ P0x, P1x and P2x, ठीक है, in equation 1 are not polynomial, then x is equals to a will be an ordinary point if P1x upon P0x is equals to finite and P2x upon P0x is equals to फाइनाइट। अब दो अलग अलग और कंडीशन आ गई, यानी कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है यानी कि बहुपद नहीं है तो उस कंडीशन में
x इज इक्वल टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट तब कहलाएगा जब p1x अपॉन पी नॉट एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है और p2x अपॉन पी नॉट एक्स की वैल्यू फाइनाइट, ये p2 है ये p नॉट है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है। और एक बात है इसके साथ कि x बराबर 1 को घात श्रेणी के रूप में विस्तारित किया जा सके। आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ आप डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करें। जब एग्जांपल कराऊंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस डेफिनेशन का क्या मतलब है। और अभी भी इतना तो समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। हालांकि हमने अभी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या बोल रही हूँ मैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो दो कंडीशन बताई। जब पॉलिनॉमियल है तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होंगे, जब ये पॉलिनॉमियल नहीं होंगे तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होंगे। समझ में आ गई बात? एक ठीक है, इसके साथ क्या है, दूसरा जो पॉइंट है उसमें एक तो ये है कि ये दोनों फाइनाइट होना चाहिए। एक और चीज़ है इसमें, एंड x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, ऐसे लिखना, एट x इज इक्वल्स टू a कैन बी expand as a power series। ठीक है, अब पावर सीरीज क्या होती है, साधारण बिंदु के निकट। ठीक है, x इज इक्वल टू ए क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो ठीक है, एंड ऐसे लिखना, इन नेबरहुड ऑफ, यानी कि x बराबर a के निकट, नेबरहुड का मतलब x बराबर a के निकट उसे पावर सीरीज या घात श्रेणी के रूप में विस्तारित किया जा सके। अब साधारण बिंदु के लिए घात श्रेणी क्या होती है, y इज इक्वल टू समेशन ए आर एक्स माइनस ए की होल पावर आर, जहाँ आर बराबर होता है 0 टू इनफाइनाइट। समझ में आ गई? समझ में आ गई? आपको आ भी जाएगी समझ में। अभी कच्चा समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको आ जाएगा पूरा समझ में जब मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो, दिस इज द सीरीज सॉल्यूशन इन द नेबरहुड ऑफ एनी ऑर्डिनरी पॉइंट। लिख देती हूँ, दिस इज द सीरीज, दिस इज द पावर सीरीज, पावर सीरीज in the neighborhood of ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी कि साधारण बिंदु के आसपास घात श्रेणी। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ काम में आएंगी जब मैं लेजेंडरी इक्वेशन और स्पेशल फंक्शंस पढ़ाऊंगी, तो वहाँ सब आएगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि साधारण बिंदु के आसपास घात श्रेणी को किस तरीके से विस्तारित किया जाता है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या क्या काम कर रहे हैं हम आज, क्या क्या किया हमने। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, उसमें दो कंडीशन है। ऑर्डिनरी पॉइंट समझाया, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए दो कंडीशन है कि अगर ये p0x p1x p2x पॉलिनॉमियल हैं तब तो ये कोई भी बिंदु x बराबर है साधारण बिंदु कहलाएगा, अगर p0 a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिनॉमियल नहीं है तो क्या होगा, तो ये x बराबर है साधारण बिंदु कहलाएगा अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है, ये तो हुआ आपका ऑर्डिनरी पॉइंट, सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। दूसरा है आपका वो है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि आप आज इतना ही झेल लो उतना ही बहुत है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, सॉल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट या हिंदी में हम इसे बोलते हैं विचित्र बिंदु के आसपास हल। ठीक है, ये था साधारण बिंदु के आसपास हल, और ये है विचित्र बिंदु क्या है। विचित्र बिंदु क्या होगा कि अगर ये p0 a की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर वो बिंदु कैसा कहलाएगा, x बराबर है। यहाँ पर तो x बराबर है साधारण बिंदु कहलाता जब ये 0 नहीं था, लेकिन अगर ये 0 हो जाए तो x बराबर है साधारण बिंदु ना कहला करके विचित्र बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, मतलब इसमें एग्जांपल दूंगी आपको, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही झेलोगे आप, और सिंगुलर पॉइंट को आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो इसको समझ के रख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।